नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मार्च 2022 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस महीने की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है वो सारी की सारी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर को हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। दोस्तों, जनवरी और फरवरी महीने की करंट अफेयर की वीडियो हमने अपलोड कर दी है। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे रखा है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा के बारे में। विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, क्यों जारी किया गया है, ये भी देखेंगे। वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत की कौन सी रैंक रही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस की घोषणा की गई है, कब मनाया जाएगा ये दिवस। विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क किसके द्वारा लगाया जाएगा और क्यों लगाया जाएगा, ये भी जानेंगे। और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या फिर नागालैंड। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी नागालैंड। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। नागालैंड राज्य की विधानसभा देश की पहली पेपरलेस विधानसभा बनी है। कैसे? नागालैंड की विधानसभा में या नागालैंड में नेवा कार्यक्रम को शुरू किया गया था। नेवा कार्यक्रम क्या है? इसका पूरा नाम है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इस कार्यक्रम के माध्यम से ही नागालैंड की विधानसभा पेपरलेस विधानसभा बनी है। क्या है ये कार्यक्रम? इस कार्यक्रम के माध्यम से विधायी कार्यों को कागज़ रहित और पेपरलेस तरीके से संचालित किया जाता है। और इस कार्यक्रम में जितना भी पैसा खर्च किया जाता है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में बटा होता है 90 और 10 के अनुपात में। यानी कि अगर किसी राज्य में नेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है और उस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं तो 90 लाख रुपए केंद्र सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे और 10 लाख रुपए राज्य सरकार द्वारा। इस प्रकार से इसका आवंटन होगा। नागालैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसे 1 दिसंबर 1963 को राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्तमान में नागालैंड के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और सीएम हैं नेफ्यूरियो। और नागालैंड की विधानसभा में कुल 60 सीटें हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो नए सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ बने हैं, ये इनका दूसरा कार्यकाल है। उत्तराखंड के नए सीएम पुष्कर धामी बने हैं और पंजाब के नए सीएम भगवत मान बने हैं। इतनी बातें हमें इस प्रश्न से ध्यान रखनी है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शंस हैं 101वां, 85वां, 139वां या फिर 136वां। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 136वां। आइए इसे भी डिटेल में देख लेते हैं। हाल ही में वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट जारी की गई है, 10वीं बार इसे जारी किया गया है, 10वीं वर्षगांठ है इसकी। फिनलैंड सबसे टॉप पर रहा है, यानी कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। और अंतिम पायदान पर रहा है अफगानिस्तान, अर्थात सबसे दुखी राष्ट्र के रूप में किसे घोषित किया गया है, अफगानिस्तान को। भारत को इस रिपोर्ट में 136वां रैंक मिली है। भारत कौन से पायदान पर है? 136वें पायदान पर है। जैसे कि मैंने बताया, ये रिपोर्ट जारी की जाती है सतत विकास समाधान नेटवर्क के माध्यम से। इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2012 में। इसका काम क्या है? सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और पेरिस जलवायु समझौते से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो याद रखें, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 136वां। यहाँ पर कुछ और भी रैंक दी गई है, जैसे कि 101। भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 101वां। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान रहा है 85वां। आप इन्हें भी याद रखें। और बात करें विश्व खुशहाली दिवस की, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल भुगतान करने हेतु गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फ़ोन के लिए नई UPI सेवा UPI 123 पे शुरू की है। ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI। RBI ने डिजिटल भुगतान के लिए गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के फ़ोन के लिए एक नई UPI सेवा शुरू की है जिसका नाम है UPI 123 पे। ये उन फ़ोनों में काम करेगी जिनमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यानी कि जो छोटे फ़ोन हैं, कीपैड वाले फ़ोन हैं, उन फ़ोन में भी डिजिटल भुगतान किया जाएगा। किस UPI के माध्यम से? UPI 123 पे के माध्यम से, जो कि RBI के द्वारा शुरू की गई है। साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए
दिन के 24 घंटे और सप्ताह के 7 दिन हेल्पलाइन सेवा भी शुरू की गई है, जिसका नाम है डिजी साथी। आप इन दोनों को याद रखें। वर्तमान में शीर्ष यूपीआई कौन कौन सी हैं? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, अमेजन पे और भीम पे। दोस्तों, हाल ही में यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखें, भीम को अपनाने वाला पहला देश बना है भूटान। आप इन दोनों को ज़रूर याद रखें। चूँकि ये सेवा शुरू की गई है आरबीआई के द्वारा, तो आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1934 के एक्ट के तहत की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इतनी बातें हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, गांधीनगर, जयपुर या फिर अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हैदराबाद। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क संचालित किया गया है हैदराबाद में। और किसकी सहायता से किया गया है? फिक्की महिला संगठन की सहायता से इसे स्थापित किया गया है। इसमें कुल 25 इकाइयाँ होंगी और ये अपनी तरह का पहला पार्क होगा। तो याद रखें, 100% महिलाओं के स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? हैदराबाद में। हाल ही में हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का गठन किया गया। हैदराबाद कहाँ पर है? तेलंगाना में। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का गठन भी हैदराबाद में किया गया है, जो कि संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, 216 फीट ऊंची है और 5 फरवरी 2022 को इसका अनावरण किया गया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? मूसी नदी के किनारे पर स्थित है और हैदराबाद को वर्ष 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाकर भारत में मिलाया गया था। आप इतनी बातें यहाँ से ध्यान रखें। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। नई नियुक्तियों से संबंधित हमने वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाल ही में विश्व का पहला वन्यजीव बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है? किस संस्था के द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व बैंक या फिर विश्व व्यापार संगठन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि विश्व बैंक। आइए इसे डिटेल में देख लेते हैं। विश्व बैंक ने ब्लैक राइनो अर्थात काले गैंडों के संरक्षण के लिए दुनिया का पहला वन्यजीव बॉन्ड अर्थात वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, और इसका नाम रखा गया है राइनो बॉन्ड, क्योंकि राइनो के संरक्षण के लिए ही इसे जारी किया गया है। इस बॉन्ड के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो यानी कि काले गैंडे की संख्या में वृद्धि की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए ये बॉन्ड जारी किया गया है। ठीक है, चूँकि ये बॉन्ड विश्व बैंक ने जारी किया है, तो विश्व बैंक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं डेविड मालपास और पहले विश्व बैंक को किसके नाम से जाना जाता था? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं 3 मार्च, 22 मार्च, 15 मार्च या फिर 5 अक्टूबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? डॉल्फिन सहित, गंगा डॉल्फिन है जो भारत की, गंगा डॉल्फिन सहित भारत में पाए जाने वाले तमाम प्रकार की डॉल्फिन्स को संरक्षण देना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और आप तो जानते ही हैं, वर्ष 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था। ठीक है, और इसको वर्तमान में IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखें यहाँ से, IUCN जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसके द्वारा रेड लिस्ट जारी की जाती है और उसमें गंगा डॉल्फिन को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो याद रखें, राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है भारत का? गंगा डॉल्फिन है। और हाल ही में राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की गई है। कब मनाया जाएगा ये दिवस? 5 अक्टूबर को। अन्य दिवसों के बारे में देख लेते हैं। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 5 अक्टूबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न है,
UNEP फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण किस देश में है, किस शहर में है? ऑप्शन है इसके ढाका, दिल्ली, इरबिड या फिर मुरादाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी ढाका। आइए इसकी डिटेल देख लेते हैं। UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा फ्रंटियर रिपोर्ट जारी की गई है जिसका शीर्षक है नॉइज़, प्लेस एंड मिसमैच। आपकी बार का शीर्षक ज़रूर याद रखें। इस रिपोर्ट में बांग्लादेश के ढाका को दुनिया के सबसे शोर करने वाले शहर के रूप में स्थान मिला है और इसके बाद स्थान आता है मुरादाबाद का। यानी कि सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर है? ढाका में, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में। दूसरी ओर जॉर्डन के इरबिड को सबसे शांत शहर के रूप में घोषित किया गया है, यानी कि यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण बहुत कम है। UNEP की बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना की गई थी 5 जून 1972 को, इसलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 24 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी यानी 24 मार्च। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में विश्व क्षय रोग दिवस का आयोजन किया जाता है। 24 मार्च को ही क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी बैक्टीरिया की खोज की गई थी। टीबी का बैक्टीरिया कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और यह फेफड़े को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। आप थीम विशेष रूप से याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खुशहाली दिवस। और 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और हाल ही में 24 मार्च को मनाया गया है विश्व क्षय रोग दिवस। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कंपनी को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं गूगल, फ्लिपकार्ट, बायजूस या फिर रिलायंस। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि बायजूस। डिटेल की बात करें तो भारतीय एडिटेक कंपनी बायजूस को फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक स्पॉन्सर नामित किया गया है और वर्ष 2022 का फीफा विश्व कप कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? कतर की राजधानी दोहा में अक्टूबर से नवंबर माह में ये आयोजित होगा। इसी के साथ यह एडिटेक कंपनी फीफा विश्व कप से जुड़ने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। 2018 का जो फीफा विश्व कप था ये जीता था फ्रांस ने क्रोएशिया को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ भारत ने मेज़बान देश समझौते यानी कि होस्ट कंट्री एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक या फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन। डिटेल देख लेते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन के महासचिव के द्वारा मेज़बान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और इसी समझौते के तहत नई दिल्ली में ITU यानी कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसके क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की बात करें तो यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर काम करती है। इसकी स्थापना की गई थी 1865 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसके द्वारा एक इंडेक्स भी जारी किया जाता है, वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 2022 में जन औषधि दिवस का आयोजन कब किया गया है? ऑप्शंस हैं 16 जनवरी, 23 जनवरी, 3 मार्च या फिर 7 मार्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 7 मार्च को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा 1 मार्च से लेकर 7 मार्च 2022 तक जन औषधि सप्ताह का आयोजन किया गया है और अब की बार चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया है 7 मार्च को और इसकी थीम रखी गई है जन औषधि जन उपयोगी। आप थीम ज़रूर याद रखें। वर्ष 2008 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की गई थी जिसका उद्देश्य है सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवाना। और वर्तमान में भारत के रासायनिक और उर्वरक मंत्री कौन हैं? रासायनिक और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मांडविया। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 25 जनवरी, 21 जनवरी,
3 मार्च या फिर 7 मार्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 3 मार्च। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। डिटेल देख लेते हैं। 3 मार्च 2022 को दुनिया भर में विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्योंकि 3 मार्च 1973 को साइट्स की स्थापना की गई थी। ये साइट्स क्या है? वन्यजीवों और वनस्पतियों के लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, ये इसका पूरा नाम है। चूँकि इसकी स्थापना की गई थी 3 मार्च 1973 को, इसलिए 3 मार्च को ही विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है वन्यजीवों के संरक्षण के महत्व के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता पैदा करना। और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ये इसकी थीम है, अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों को पुनर्प्राप्त करना, ये इसकी थीम है। ओके, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर हंसा एनजी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप या फिर पुडुचेरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पुडुचेरी। भारत का पहला स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर है हंसा एनजी। हंसा एनजी ने पुडुचेरी में समुद्र स्तर परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है और इसका निर्माण किया था CISR राष्ट्रीय स्पेस प्रयोगशाला में। CSIR इसका पूरा नाम है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको हिंदी में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नाम से जाना जाता है। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना की गई थी सितंबर 1942 को और वर्तमान में इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन कब किया जाता है? ऑप्शंस है 7 मार्च, 8 मार्च, 13 मार्च या फिर 20 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाता है 8 मार्च को। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम है जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। ये इसकी थीम है। हिंदी में थीम जरूर याद रखें, मजबूत भविष्य के लिए लैंगिक समानता ज़रूरी है, ये इसकी थीम है। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहली बार इस दिवस को मनाया गया था वर्ष 1975 को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो मनाया जाता है 8 मार्च को, लेकिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। आप ज़रूर याद रखें। नई स्थापनाएं कौन कौन सी की गई हैं 2022 में, जनवरी और फरवरी महीने में, इसकी भी हमने वीडियो बनाई है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन गया है। ऑप्शन है इसके आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उड़ीसा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष 4.0 के तहत कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ सफल टीकाकरण करने वाला ओडिशा देश का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। याद रखें, महिलाओं और बच्चों के पूर्ण टीकाकरण की कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा में गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 शुरू किया गया था, जिसके तहत ओडिशा ने ये करतब करके दिखाया है। लेकिन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2014 को। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसका कार्य है, ये बेसिकली एक ऐसा कार्यक्रम है जो टीकाकरण को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देता है। ठीक है ना, जिन क्षेत्रों में टीकाकरण बहुत कम है वहाँ तक टीकाकरण को पहुँचाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया है? इसके ऑप्शन हैं नई दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर या फिर जोधपुर। इसका जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि नई दिल्ली। पूसा कृषि कार्यक्रम मेले का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में स्थित है पूसा प्रौद्योगिकी संस्थान। इसके परिसर में 9 से लेकर 11 मार्च के बीच पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया है और वर्ष 2022 में इसकी थीम रखी गई है तकनीकी ज्ञान के माध्यम से आत्मनिर्भर किसान। इसका आयोजन किसने किया है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी द्वारा 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका सही जवाब भी ऑप्शन ए है, यानी कि नई दिल्ली में। साहित्य उत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया है? ये नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में अदावे ब्रांड किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है?
ऑप्शंस हैं असम, त्रिपुरा, केरल या फिर कर्नाटक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। केरल में नीलाम्बूर कस्बे के वन उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए उनके विक्रय के लिए इस ब्रांड को लॉन्च किया गया है। किस किस के द्वारा लॉन्च किया गया है ये ब्रांड? जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड, इन दोनों ने लॉन्च किया है। बेसिकली जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड इन दोनों ने संयुक्त रूप से नीलाम्बूर में आदिवासी उत्सव का आयोजन किया था और उसी के अंदर अदावी ब्रांड को लॉन्च किया गया है। नाबार्ड, इसका पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को और वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं गोविंद सिंह चिंताला। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। जन शिक्षण संस्थान और नाबार्ड इन दोनों के द्वारा एक परियोजना शुरू की गई थी गोत्रमृत, और इसी परियोजना के तहत अदावी ब्रांड को भी लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 16 मार्च। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 23 मार्च। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2022 की थीम है प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही, यानी कि अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ये इसकी थीम रखी गई है। 23 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्योंकि 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम संगठन यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। प्रश्न है, 16 मई से 28 मई तक युविका 2022 आवासीय कार्यक्रम का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शंस हैं इसरो, डीआरडीओ, काजरी या फिर नेरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि इसरो। इसकी डिटेल देख लेते हैं। युविका का पूरा नाम है युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम। ये इसरो के द्वारा शुरू किया गया था 2019 में, लेकिन ये वित्त पोषित है भारत के अंतरिक्ष विभाग द्वारा। यह भारत का एक अंतरिक्ष शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इसे शुरू किया गया था इसरो के पूर्व प्रमुख के सिवन के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 18 जनवरी 2019 को। और इसका उद्देश्य है युवाओं में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता विकसित करना। इस कार्यक्रम के तहत हर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से 3 बच्चों का चुनाव किया जाता है। 3 बच्चे चुने जाते हैं और ये बच्चे 8वीं पास होते हैं या फिर 9वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं। इसरो के बारे में आप जानते ही हैं, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं, प्रमुख हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है 15 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च या फिर 22 मार्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 16 मार्च। 16 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। ये इसकी थीम है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस भारत के पल्स पोलियो कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो भारत से पोलियो को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया था। भारत से पोलियो को ख़त्म करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम, और उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस का आयोजन किया जाता है। आप ये भी जानते रहिए, वर्ष 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं 14 मार्च, 15 मार्च, 16 जनवरी या फिर 26 दिसंबर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि 15 मार्च। 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए 15 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, यानी कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। और इसका प्रस्ताव रखा गया था पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान का जो इस्लामिक सहयोग संगठन है उसकी ओर से ये प्रस्ताव पेश किया गया था। 2019 में भी ऐसा ही एक दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इससे पहले वर्ष 2019 में UNGA ने धर्म और विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के पीड़ितों की स्मृति में
अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। कब मनाया जाता है ये दिवस? 22 अगस्त को। वर्ष 2022 में कुछ नए दिवस मनाने की घोषणा की गई है। वो नए दिवस आप ज़रूर याद रखें, जैसे कि 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। 16 जनवरी को पहली बार मनाया गया था स्टार्टअप डे, स्टार्टअप दिवस। और 26 दिसंबर को पहली बार मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। आप इन तीनों दिवसों को ज़रूर याद रखें। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संघ के देशों ने विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस हैं आसियान संघ, नाटो संघ, क्वाड संघ या फिर यूरोपीय संघ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ के देशों ने प्रदूषणकारी वस्तुओं के आयात को कम करने के लिए विश्व का पहला कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन शुल्क लगाने का फैसला किया है, और ये शुल्क लगाया जाएगा 2023 में। यह कार्बन टैरिफ प्रस्ताव यूरोपीय संघ की जलवायु परिवर्तन की नीतियों का हिस्सा है। क्या है ये नीतियाँ? यूरोपीय संघ के सदस्य देश चाहते हैं कि 2090 से लेकर 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को 55% तक कम कर दे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही ये टैक्स लगाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ संघों के बारे में बताया गया है, जैसे आसियान संघ। आसियान संघ का मुख्यालय है जकार्ता, इंडोनेशिया में, और इसमें 10 सदस्य देश हैं। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1949 में। ब्रसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। क्वाड में 4 देश आते हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, और इन 4 देशों के माध्यम से मालाबार एक्सरसाइज भी की जाती है, ठीक है ना। यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ का मुख्यालय भी ब्रसेल्स, बेल्जियम में है, और इसमें 27 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं के बारे में भी हमने वीडियो बनाई है। जो हाल ही में योजनाएं शुरू की गई हैं 2022 के इन 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में, तो उन योजनाओं से संबंधित हमने वीडियो बना रखी है। अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाले विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ऑप्शन है इसके स्मृति मंथाना, झूलन गोस्वामी, टैमी ब्यूमोंट या फिर मिताली राज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि झूलन गोस्वामी। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। झूलन गोस्वामी का जन्म हुआ था 25 नवंबर 1983 को। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के नदिया में। और वर्ष 2007 में इनको 24 वर्ष की उम्र में क्रिकेट ऑफ द ईयर भी चुना गया था, ठीक है। स्मृति मंथाना, स्मृति मंथाना को वर्ष 2022 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं मिताली राज, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भी खिलाड़ी कौन हैं? मिताली राज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या फिर 16 मार्च। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 23 मार्च। 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व शहीद दिवस। 23 मार्च को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा दी गई थी। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? पहली बार किसने बोला था? भगत सिंह ने बोला था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पोखरण, फरीदाबाद या फिर नई दिल्ली। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि फरीदाबाद। फरीदाबाद में 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 19 मार्च 2022 को 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया गया है, और यह मेला 4 अप्रैल तक चलेगा, यानी कि 19 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन किया जाएगा। भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और संस्कृति की समृद्धि के बारे में बताने के लिए, विविधता को प्रदर्शित करने के लिए ही ये मेला लगाया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है। याद रखें, वर्ष 1987 में इसकी शुरुआत की गई थी, और 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपग्रेड किया गया था। 2 बातें और याद रखें यहाँ से। पहली, अब की बार थीम स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और
थीम कंट्री कौन सा है? उज़्बेकिस्तान। लेट मी रिपीट वंस अगेन। वर्ष 2022 में जो 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला मनाया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है, इसमें थीम स्टेट के रूप में जम्मू कश्मीर को चुना गया है और थीम कंट्री के रूप में उज़्बेकिस्तान को चुना गया है। आप ज़रूर याद रखें इन्हें। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संविधान का अनुवाद किस लिपि में किया गया है? ऑप्शन है इसके ओल चिकी लिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मणी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि ओल चिकी लिपि। डिटेल देख लेते हैं। भारत के संविधान का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किया गया है। ओल चिकी लिपि को ओल चेमेट, ओल सिकी, ओल या फिर संथाली वर्णमाला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ अनुसूचियों के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 5वीं अनुसूची। यह अनुसूचित जनजाति के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बताती है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है और ये 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। आप ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च, 22 मार्च, 16 जनवरी या फिर 16 मार्च। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि 20 मार्च। हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस का आयोजन किया जाता है और वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम है गौरैया से मुझे प्यार है, यानी कि आई लव स्पैरोज। ये इसकी थीम है। दोस्तों, जनवरी 2022 की करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फरवरी की भी देख सकते हैं। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।